इसको कलेक्टिवली हम क्या कह देते हैं बच्चों, इसको हम कह देते हैं फोटो पिगमेंट्स। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए फोटो पिगमेंट्स तो हमको विटामिन ए वाले पार्ट से ही मिलते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन ना रॉड सेल और कोन सेल में इसका नाम हम अलग रख देते हैं। जैसे दिन के समय इसको फोटोपिक विजन के लिए जो होता है तो कोन सेल रिस्पॉन्सिबल होती है, और ट्वी लाइट यानी जब कम रोशनी हो तो यहाँ पे इसको टॉपिक क्या कहते हैं, इसको विजन के लिए रॉड सेल्स अवेलेबल होती हैं। और मैंने बताया था कल उल्लू और मुर्गा, आउल और कॉक या हैन उस कैटेगरी में भी आ सकते हैं, तो उनमें रॉड और कोन सेल्स कैसे अलग अलग होती हैं। तो इसलिए उल्लू को केवल ब्लैक एंड व्हाइट इमेज दिखता है, तो चाहे आप उसको ये कह लो कि उसको केवल रात में दिखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रात में देखे दिन में देखे उसे सब कुछ दिखेगा ब्लैक एंड व्हाइट। और मुर्गा उसे रात में दिखेगा नहीं, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बनाने वाली रॉड सेल है ही नहीं, कोन सेल्स होती है, दिन में बहुत अच्छा दिखता है, इसलिए दिन आते ही कुकड़ू कू करना शुरू कर देता है और शाम होते ही अपने घर के अंदर घुस जाता है जहां पे वो रहता है। ये समझ में आया। ह्यूमन बीइंग में दोनों ही होते हैं और बराबर आप कह सकते हैं फंक्शन करने के लिए रॉड सेल थोड़े से ज्यादा होते हैं कंपैरेटिवली। ठीक, अब यहाँ पे रॉड में क्या होता है, पर्पल रेडिश प्रोटीन होता है, ये याद रखेंगे, जिसको विजुअल पर्पल कहा जाता है। कल मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको विजुअल पर्पल कहते हैं। और ये रोडोप्सिन होता है। रोडोप्सिन क्या होता है बेटा, दो हिस्सों से मिलकर बना होता है ना, विच इज अ डेरिवेटिव ऑफ विटामिन ए। रोडोप्सिन में एक तो प्रोटीन होता है और एक रेटिनल होता है ना, ऑप्सिन प्रोटीन और विटामिन ए का एल्डिहाइड होता है एक रेटिनल, अल लगा है ना तो एल्डिहाइड हो जाएगा। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। तो पहले रेटिना की लेयर समझ लीजिए, फिर काम समझ लेते हैं। देखो सबसे बाहर की जो मतलब अगर आप कॉर्निया की तरफ से चलना शुरू करोगे तो सबसे पहली लेयर मिलती है वो इन्हीं की मिलती है, ये ऊपर वाली लेयर गैंग्लियोनिक वाले हिस्से, ठीक है ना। और फिर उसके नीचे आपको बाइपोलर न्यूरॉन्स वगैरह मिलते हैं, और सबसे नीचे की ओर कोरॉइड एरिया की ओर आपको मिलता है फोटो रिसेप्टर सेल्स। तो जब तक फोटो रिसेप्टर सेल्स पे लाइट पड़ेगी नहीं तब तक यहाँ पे केमिस्ट्री चेंज होगी नहीं, और केमिस्ट्री चेंज होगी नहीं तब तक आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो ये तीन हिस्से आपको याद रहेंगे, है ना। रेटिना को कट करके आप देखेंगे तो ऊपर गैंग्लियोनिक पार्ट है जो नर्व फाइबर और गैंग्लियोनिक पार्ट है, ठीक है। उसके बाद बाइपोलर्स हैं जो क्या होते हैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ जुड़ेंगे तो बाइपोलर न्यूरॉन का हिस्सा होगा, और नीचे आपके फोटो रिसेप्टर सेल्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके गुड, तो ये तीन हिस्से हैं। आगे बढ़ते हैं और विजन की जो केमिस्ट्री है उसको समझते हैं, क्योंकि कल आप लोग परेशान हो गए थे, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया कि सब कुछ समझ में आया, जो मैकेनिज्म है या जो आपने केमिस्ट्री विजन की बताई वो नहीं समझ में आया। तो ठीक है, चलिए इसी को समझते हैं। बस आपको एक चीज याद रखना होगा कि यहाँ जो फोटो पिगमेंट होता है दैट इज ह्यूमन आई के अंदर, रोडोप्सिन जिसको कहते हैं उसमें ऑप्सिन जो कि एक प्रोटीन है, और रेटिनल जो कि एल्डिहाइड है विटामिन ए का, इनसे मिल के बना होता है ना। तो जब सनलाइट आती है या सनलाइट जाती है उसके हिसाब से डार्क और लाइट में ये कुछ चेंजेस करते हैं, है ना। अब मान लीजिए कि ये हमारी रॉड सेल है, कुछ इस तरह से समझ लीजिए कि रॉड सेल्स हैं। तो डार्क के समय क्या होगा, डार्क के समय देखो यहाँ पे है भाई, रिसीवर्स तो होंगे ही, सेल मेम्ब्रेन पे रिसेप्टर्स होते हैं। तो डार्क ड्यूरेशन में क्या होगा, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है। क्या होती है, जी प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, आप ऐसे कह सकते हैं। अब जब जी प्रोटीन एक्टिवेट होती है तो बदले में ये इस सरफेस पे प्रेजेंट है ना एक पूरा कैस्केड होता है, उसको हम कहते हैं गाउनिलेट साइक्लेज। तो साइक्लेज जब एक्टिवेट हो जाते हैं बदले में ये सोडियम चैनल्स को ओपन करा देते हैं, किसको, सोडियम चैनल्स को। और जब सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं सोडियम अंदर मूव करेगा, है ना। तो आप ये देख पा रहे हैं कि सोडियम चैनल्स अंदर की ओर आने शुरू होते हैं। अब देखिए सोडियम आएगा कैसे, तो ये जो साइक्लेज है जब ये एक्टिवेट होता है तो ये एक सेकेंडरी मैसेंजर टाइप का मॉलिक्यूल होगा, उसको भी एक्टिवेट करेगा, CG एम्पिगोइनोसिन मोनोफॉस्फेट,
साइक्लिक गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट, और ये सोडियम चैनल्स को एक्टिवेट कर देता है। सो इट होल्ड्स द सोडियम चैनल ओपन, इस तरह से सोडियम चैनल ओपन रहेगा। ये डार्क में या रात के समय होने वाली क्या बोलते हैं चेंजेस हैं, और ये कब हो, ये कहाँ होगी बेटा, रॉड सेल में। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम अंदर आता है, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम आयन इस सेल के अंदर आएंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो रॉड की मेम्ब्रेन्स हैं इसमें डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन का मतलब जो नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन थी वो डिस्टर्ब हो गई, नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन थी वो डिस्टर्ब हो गई। आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे ये रीपोलराइजेशन और डीपोलराइजेशन होता है, यही हमारा मेन फोकस रहेगा आज का, है ना। ये समझ में आ रहा है ना, यहां तक कहीं कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम्स अप टू दिस? ठीक है, तो सोडियम के आने से होता क्या है कि रॉड की जो मेम्ब्रेन है ना, ये हो जाती है डीपोलराइज्ड, डीपोलराइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है ये, डीपोलराइज्ड हो जाती है। तो डीपोलराइजेशन ऑफ द मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस। इज इट क्लियर अप टू दिस? नाउ इट इंक्रीजेस द ग्लूटामेट रिलीज। ठीक है, तो रॉड की जो टर्मिनल पार्ट होती है, ओके गुड हमेशा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए ये जब सब कुछ डिपोलराइजेशन हो गया तो यहां पे एक्शन पोटेंशियल नहीं मतलब तैयार हो गया कि यहीं से एकदम से मैसेज शुरू हो गया, नहीं। इसने क्या किया, रॉड सेल ने क्या किया, देखो रॉड सेल जब डिपोलराइज होती है तो ग्लूटामेट को रिलीज करती है। इन्होंने क्या किया, ग्लूटामेट को रिलीज किया, बहुत ध्यान से समझिए, ग्लूटामेट को रिलीज किया। अब ग्लूटामेट के रिलीज होने से जो बाइपोलर न्यूरॉन्स हैं, आपने देखा था, वो हाइपर पोलराइज्ड हो जाएंगे, और जिसकी वजह से फिर दूसरे चैनल्स ओपन होंगे और वहां पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट आपके स्टिमुलस है वो बनेंगे, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बननी शुरू हो गई। अच्छा, ये प्रोसेस होने में लगता कितना समय है, अप्रोक्सीमेटली 10 सेकेंड्स, 10 सेकंड में ये सारा चेंजेस हो जाते हैं आंखों में, है ना। और जैसे ही फिर लाइट में आएंगे तो अचानक से आपको ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक, कभी आप अंधेरे से अचानक से उजाले में ही आपकी आंखें ऐसे एडजस्ट करनी शुरू कर देती हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड का टाइम दीजिए, वो एडजस्ट हो जाएंगी, यानी इस केमिस्ट्री को रिवर्स होना। देखिए लाइट के ड्यूरेशन में रॉड से लाइट के कंडीशन में जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन होती है, एक जी प्रोटीन ट्रांसड्यूसिन एंजाइम होगी, ठीक है, जो कि ट्रांसड्यूस करेगी यानी इंपल्सेस को अंदर एक्टिवेट करेंगे, जिसकी वजह से फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम एक्टिवेट होता है। ये कहाँ होगा, ये नॉर्मली हमारे कोन सेल वाले हिस्से में होगा ये एक्टिविटी, ठीक है, जिसकी वजह से फिर से वही होगा CGMP। देखिए हमें जरूरत तो साइक्लिक गुआनिसिन मोनोफॉस्फेट की पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि यही हमारा वो मैसेंजर है जो कहानी को आगे की ओर प्रोसीड करता है, यानी आगे की ओर लेकर के जाता है। जैसे ही CGMP का ब्रेकडाउन होगा, याद रखेंगे इसका ब्रेकडाउन होगा, वैसे ही सोडियम जो चैनल्स थे ना, जो एक्टिव हो गए थे डार्क के कंडीशंस में, वो हो जाएंगे क्लोज। वो क्या हो जाएंगे, क्लोज। अब क्लोज हो जाएंगे तो सोडियम तो बंद होगा ही, साथ साथ क्या होगा, कैल्शियम का इनफ्लक्स भी बंद हो गया। यहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, ओके गुड। अब इस सोडियम और कैल्शियम के इनफ्लक्स की वजह से होता क्या है कि जो रॉड की मेम्ब्रेन थी वो हाइपर पोलराइज हो जाती है ना। रॉड की मेम्ब्रेन क्या होती है, हाइपर पोलराइज हो जाती है कि भाई रात में अगर लाइट मिल जाए तो रॉड को इनएक्टिव होना पड़ेगा। ये था पहला वाला, क्या था पहला वाला, आप कह सकते हैं ये था एक्टिवेशन। अरे यार ट्रेन, ठीक है, डार्क में रॉड को एक्टिव होना था, लाइट में रॉड को इनएक्टिव होना है। और पोलराइज मेम्ब्रेन जो होगी वो ग्लूटामेट के रिलीज को कम कर देगी। अब कम कर देगी तो बाइपोलर डीपोलराइज हो जाएंगे और वहां से एक नर्व इंपल्स जनरेट होगी, ठीक है, increases the release of glutamate from bipolar and it produces potential। तो इस तरह से ऑप्सिन और क्या बोलते हैं ये
रोडोप्सिन एक्टिविटी करते हैं। अब इसको बहुत ही सिंपल भाषा में अगर समझना चाहें तो देखिए, ऐसे देखिए, ये है रोडोप्सिन, टूट जाएगा किसमें, ऑप्सिन, ऑप्सिन और रेटिनल में, ऑप्सिन और रेटिनल में, ये याद रखेंगे। अब जब ये ऑप्सिन बेटा अलग हो जाता है तो इसमें क्या होता है कि बहुत सारे, भाई ऑप्सिन है, प्रोटीन है, तो बहुत सारी ब्रांचेस आपस में जुड़ के बनी होंगी। इसमें क्या होता है कि 11th और 12th जो कार्बन नंबर होते हैं, 11th एंड 12th, है ना, 11th और 12th, ये क्या होते हैं ना, सिस और ट्रांस कंडीशन में अपने आप को चेंज करते रहते हैं। तो जैसे ही 11th और 12th बॉन्ड के बीच में सनलाइट पड़ेगा, क्योंकि ये डे लाइट में अगर कंडीशन हो रही है, तो अगर सनलाइट पड़ेगा तो इनके बीच में कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, यानी जो पहले सिस कंडीशन में थी वो ट्रांस कंडीशन में, या पहले ट्रांस कंडीशन में थी तो सिस पोजीशन पे आ जाते, इसको कहते हैं सिस पोजीशन पे आ जाना। ठीक है, अब कन्फर्मेशनल चेंज हो गया, जैसे ही ये कन्फर्मेशनल चेंज होगा किसमें, ऑप्सिन में, कन्फर्मेशन चेंज, ठीक है ना, तो कन्फर्मेशन हो गया चेंज। ठीक है, अब कन्फर्मेशन चेंज हो गया, ये प्रोवाइड कर देंगे आपको स्टिमुलस, तो ये स्टिमुलस क्रिएट कर देते हैं। ये एकदम सिंपल सी बात है, इस तरह से एक्टिविटी हमें दिखना शुरू हो जाता है, ये सिंपल केमिस्ट्री है। ठीक है, और बाकी आपको डिटेल पढ़ना हो तो इसको आप देख लीजिए, है ना। डिटेल वैसे नॉर्मली आप लोगों के यहाँ पूछा नहीं जाएगा, यही वाला सिंपली पूछा जाता है। तो क्यों होता है, हमें क्यों दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है। क्या होता है बेटा, कन्फर्मेशनल चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर में, ऑप्सिन के स्ट्रक्चर में। मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और फिर से जब लाइट कम होती है तो फिर से ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, रोडोप्सिन बन जाते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल सा हिस्सा था। अब हम वहां चलते हैं कि हमारा इमेज बनता कैसे है। ये उसे हमारी आईज कैच करती हैं और रेटिना पे इसका इमेज बनाती हैं। ये जो रेटिना पे इमेज बनेगा यह हमेशा स्मॉल होगा, लेकिन यह हमेशा रियल होगा। तो रियल होगा, स्मॉल होगा और इन्वर्टेड भी होगा। ठीक है ना, और फिर इसको ऑप्टिक नर्व जब हमारे कॉर्टेक्स में, ब्रेन में ले जाती हैं, वो इसको सीधा करके देख लेते हैं। तो यहां तक की कहानी भी आपको समझ में आ गई। तो कल का ही रिवीजन हो रहा था, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने समझाया था कि यहाँ 3 तरह के डिफेक्ट्स तो हो ही सकते हैं। एक जो डिफेक्ट होता है उसको नॉर्मली हम कहते हैं नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, नियर साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। ठीक है ना, नियर साइटेडनेस में होता क्या है कि ये जो इमेज आपको, जो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहाँ रेटिना पे बनना चाहिए, उसके बजाय इसके पहले ही यहीं पे कहीं पे बन जाता है ना, जिसकी वजह से हमें ब्लर दिखना शुरू हो जाता है ना। तो हमें अच्छा इमेज नहीं दिखता है, पहले ही बन जा रहा है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि ये जो लेंस है ये भाई कॉन्वेक्स है, ये और भी ज्यादा ऐसे हो जाए, या जो हमारी आई बॉल है वो किसी तरह से डिस्टॉर्ट हो जाए, जिससे लेंस का एरिया घट जाए, तो ये इमेज को पहले ही बना देती है। मतलब रेटिना पे बनाने के बजाय उसको पहले ही बना देंगे। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, तो ये है नियर साइटेडनेस, समझ में आ गया। अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ऐसे लेंस का यूज करेंगे जो इमेज को फैला दे, है ना। भाई यहाँ पे इमेज आएगी तो ये एंगल चेंज हो जाएगा इधर, और फिर यहाँ से थोड़ा दूर होके जाएगा, ताकि आसानी से लेंस जब बनाए तो इसको फिर से कहाँ पे ले जाए, रेटिना पे ले जाके बनाए। ठीक, यानी इसके लिए हम कॉनकेव लेंस का, किसका बेटा यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। किस लेंस का, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। दूसरी कंडीशन ये आ सकती है कि ये जो इमेज हमारी है वो रेटिना पे बन रही थी, लेकिन लेंस क्या हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। अब
इसने इमेज को पीछे बना दिया, रेटिना के कहीं पीछे ले जाके बना दिया, है ना, यानी रेटिना से दूर जाके बन गया, तो इसको कहते हैं फार साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष। इसको हम क्या कहते हैं? फार साइटेडनेस, यानी दूर दृष्टि दोष। ये समझ में आ रहा है ना? तो इस कंडीशन में भी इमेज क्या होगी? ब्लर दिखेगी हमको। तो यस, कहीं कोई दिक्कत मैं देख लूं, नहीं ना? ओके ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ता रहता हूं। ओके, तो जब दूर इमेज बनेगी, अब ये इमेज काफी दूर हो गई, इसको लाना कहाँ है? रेटिना पे लाना है। कहाँ लाना है? यहाँ रेटिना पे लाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दूर दृष्टि दोष हो गया या फार साइटेडनेस की कंडीशन आ गई, इसके लिए हम एक मेजर्ड कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? कॉन्वेक्स, ताकि ये लाइट को थोड़ा पहले से ही और नज़दीक करे, और ये जो हमारी आंखों का लेंस है ये भी इसको नज़दीक करे, और फिर इसको पर्टिकुलरली रेटिना पर ही ले जा करके इमेज को क्रिएट करे। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का कैसे यूज होता है आंखों में, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब एक प्रॉब्लम होती है कैटरैक्ट, मतलब आंखों में जो आगे ये ट्रांसपेरेंट लेयर होती है उसमें कुछ ऐसे फ्लूइड भर जाते हैं या ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो दिखना बंद हो जाता है ना? बिंद भी कह सकते हैं, मोती जैसा व्हाइट कलर का दिखेगा, तो आप जो भी अलग अलग नाम आप दे सकते हैं। तो खैर, अगर कॉर्निया से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है तो हम करते क्या है कि कॉर्निया को हटा सकते हैं, है ना? तो कॉर्निया को रिप्लेस किया जाता है, ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो यहाँ पे जो आप एक्टिविटी देख पा रहे हो, दिस इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ कॉर्निया। ठीक है ना? कॉर्निया की लेयर को ऊपर से निकाल के और उसके ऊपर दूसरी साफ सुथरी अच्छी कॉर्निया लगा देते हैं। इसलिए कहते हैं नेत्रदान करना चाहिए, हमारे मरने के बाद कोई और हमारी आंखों से अच्छे से देख पाएगा। तो कॉर्निया वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया, रिवीजन हो गया अच्छे से। रिवीजन